हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लेविस एसिड और बेस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए एक बार। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। पहला है हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है और क्या होता है, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड बेस क्या होता है, और तीसरा जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम एसिड और बेस के बारे में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ हाइड्रोनियम आयन से। तो गाइस थोड़ी सी डेफिनेशन ले लेते हैं कि व्हेन एसिड्स आर डिसॉल्व इन वाटर दे रिलीज H पॉजिटिव आयन। ओके, तो जब भी एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वाटर में डालने के बाद वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। और ये H पॉजिटिव जो आयन है ये काफ़ी हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव। तो इसके रिएक्टिव होने की वजह से अब ये अकेला तो रह नहीं सकता, तो ये क्या करता है, ये वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है और कंबाइन होने के बाद ये हमारे पास बना लेता है H3O पॉजिटिव। और इस H3O पॉजिटिव को ये हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो इसी तरह से ये हमारा हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होता है। अब इसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि हमारे पास हो गया HCl। अगर हम HCl को लें तो अगर हम इसको वाटर में अगर डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व करने से क्या होगा, ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर डिसोशिएट हो जाएगा। सो इस वजह से अब ये हाईली रिएक्टिव है तो ये अकेला रह नहीं पाएगा, तो ये H2O के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर लेगा। नाउ ये थी हमारा हाइड्रोनियम आयन। अब जो हमारे पास सेकेंड थिंग है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। सेकेंड थिंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। नाउ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस का मतलब क्या है कि जो हमारे पास एसिड और जो हमारे पास बेस होते हैं, अगर हम इनका यूज़ वाटर के अंदर अगर हम इनको डिसॉल्व करते हैं, अगर हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं और ये कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। डिसोशिएट का मतलब है ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में टूट जाते हैं। कहने का मतलब अगर मैं एसिड का नाम लूँ तो ये होते हैं HCl, H2SO4 और HNO3 नाइट्रिक एसिड और एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारे होंगे। वैसे ही बेस की बात करूँ तो बेस में हमारे पास हो गए NaOH, KOH, इस तरह से हमारे पास बेस हो गए। अगर हम इन्हें वाटर में पोर करें सेपरेट सेपरेट नॉट टुगेदर तो क्या होगा कि H पॉजिटिव अलग हो जाएगा और Cl अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट में टूट जाएगा। सेम थिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होगी Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो अगर मैंने 100 ग्राम एसिड या 100 ग्राम बेस यूज़ किया है और ये पूरा का पूरा डिसोशिएट हो गया, यानी 1 ग्राम भी नहीं बचा और पूरा इक्वल पार्ट टूट गया, तो हम उन्हें कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब यहाँ पे बात आती है तो वीक एसिड और वीक बेस के बारे में क्या होता है। तो देखो हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि वीक एसिड और वीक बेस क्या करते हैं। देखो वीक एसिड और वीक बेस क्या करते हैं कि जब भी ये डिसोशिएट होते हैं तो ये पूरे डिसोशिएट नहीं होते हैं, ये 50% 30% ही डिसोशिएट हो पाते हैं, चाहे वो एसिड हो या बेस हो। तो अब इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं, जैसे कि अब एसिड की बात करूं, अगर वीक एसिड की बात करूं तो इनमें आता है एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। तो ये एसिड कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैंने 100 ग्राम लिया है तो 100 ग्राम में 100 ग्राम नहीं होगा, हो सकता है 25 ग्राम हो जाए, हो सकता है 40 ग्राम हो जाए। ठीक है, और बेस की बात करूं तो वीक बेस कौन कौन से आ गए हमारे पास, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सो गाइज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें एसिड और बेस दोनों ही इंक्लूड होंगे। तो देखो मैं एसिड और बेस दोनों को बाइफरकेट कर देता हूँ जिससे कि दोनों साथ समझना आसान हो जाए। तो देखो, तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके लिए समझते हैं कि ये लिटमस पेपर के ऊपर क्या इफेक्ट करता है। तो देखो जो हमारा एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को हमेशा किस में कन्वर्ट करता है, रेड लिटमस में। लिटमस पेपर आता है, उसके ऊपर अगर हम एसिड स्प्रिंकल करें तो हमारा ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड लिटमस में। और बेस जस्ट इसका उल्टा करता है, वो क्या करता है कि रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करेगा,
ब्लू लिटमस के अंदर। तो इसी के साथ हमारा ये पहला स्टेप पूरा हुआ। देखो इसको समझने का क्या तरीका है कि बी हमेशा बी के साथ रहता है, तो यानी कि अगर बेस है तो वो ब्लू ही बनना चाहेगा हमेशा। इसलिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम एक को याद कर ले कि भाई हमारा बेस ब्लू के साथ रहता है, यानी कि वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट होना चाहेगा, तो सेम चीज़ एसिड के लिए उल्टा हो जाएगा कि ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास स्टेप आता है वो आता है मेटल के साथ रिएक्शन। तो हमारा जो एसिड है वो जब मेटल के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो हमारा हमेशा सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। देखो ये बात हमेशा के लिए तो नहीं कहूँगा, ये मैं कहूँगा जनरल ऐसा होता है। ठीक है, ये कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन रिलीज नहीं कर पाते। तो पहला एग्जाम्पल हमारे लिए जो हाइड्रोजन रिलीज कर सकते हैं वो है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड अगर मैं लेता हूँ और अगर इसके अंदर मैं जिंक ऐड करता हूँ, यानी जिंक ग्रेनुअल्स की बात करें यानी जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, तो हमारे पास जिंक सल्फेट बनता है और हमारे साथ हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है। ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूं बेस की, तो हमारे पास जब भी बेस हमारा यानी कि बेस जब भी हमारा यानी कि मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमारा एक सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसे कि अगर मैं बेस लूँ, जैसे कि NaOH की अगर मैं बात करूँ, तो NaOH अगर जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनेगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसे हम कहते हैं सोडियम जिंकेट। इसे याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है इसके बारे में। सॉरी, हियर शुड बी 1। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑल मेटल्स डज नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो इसको ऐसे समझेंगे कि ऑल मेटल्स डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विथ बेस। ये हम बात करेंगे कि जितने भी जरूरी नहीं कि सभी मेटल्स जो हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करने पे, जो हमारे कई ऐसे होते हैं कई मेटल जो एसिड के साथ भी ना करें, लेकिन बेस के साथ जरूरी नहीं कि वो सभी हाइड्रोजन गैस रिलीज करें। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। मैं यहाँ नाम ले रहा हूँ बेस का, ये याद रखना, मैंने लिखा जरूरी से एसिड के सेक्शन में क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था हमारा। ठीक है, नहीं, तीसरी चीज़ ये है कि जो मेटल ऑक्साइड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में कि जो हमारा मेटल ऑक्साइड होता है वो हमेशा कैसा नेचर होता है, उसका बेसिक नेचर होता है। कैसा? बेसिक, यानी ये बेस की तरह वर्क करता है हमेशा। तो अगर हमारा मेटल एसिड के साथ, मेटल जो ऑक्साइड है अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करे, फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड प्लस 2HCl, तो ये हमारा एसिड और बेस रिएक्शन हो गई। ऐसी एसिड और बेस, तो हमारा इसमें क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। तो हमारे पास बनेगा कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। नाउ हम थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। दूसरी चीज़, अगर हम बात करते हैं कि नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स हमेशा कैसे होते हैं नेचर में, एसिड के नेचर के होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि CO2 हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी नॉन मेटल उसका ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, अगर वो हमारा किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो अभी कैसा हो गया, एसिड प्लस बेस, सेम चीज़ हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम यहाँ पे थोड़ा इसको स्टॉप करते हैं, यहाँ तक कंप्लीट करते हैं कि हमारी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हमने एसिड और बेस के बारे में जान लिया है। तो बीच बीच में अगर हमारे पास आता रहेगा तो मैं आपको ये बताता रहूँगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है उसको भी थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब हमारा एसिड और बेस जब आपस में कंबाइन होता है तो ये हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनता है, तो इसे ही हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि एसिड ने बेस का इफेक्ट कम कर दिया और बेस ने एसिड का इफेक्ट खत्म कर दिया। दोनों ही एक दूसरे को इफेक्ट को जब खत्म कर देंगे तो इसे कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक कप ऑफ, मतलब कि अगर मैं एक गिलास के अंदर शुगर भी ले लूँ और सॉल्ट भी ले लूँ, इन दोनों को कंबाइन कर दूँ, ऐसा तो होता नहीं खैर, लेकिन कभी कभार क्वांटिटी कम ज़्यादा हो जाती है, बट अगर लिया जाए सही प्रॉपर अमाउंट के अंदर तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। होता भी है कई बार कोई चीज़ हमें कड़वी लगती है तो हम थोड़ा सा शुगर ऐड कर देते हैं जिससे कि वो उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर दे। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जनरल प्रॉपर्टीज यहाँ खत्म होती है। ये बहुत बेसिक थी, और भी होती है बट अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट थी वो ये थी।
सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।